11 साल का एक जर्मन बच्चा हेलमेट सोने के लिए बेड पर जाता है, पर अचानक से उसे अपने पेरेंट्स की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत ही सीरियस टोन में बात कर रहे थे। बच्चे के फादर उसकी माँ से कहते हैं, लगता है अब वो समय आ गया है कि हमें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या केवल मैं सुसाइड कर। बच्चे की फादर की आवाज में एक डर होता है और इस डर के साथ वो अपनी वाइफ से कहता है, अब अलाइज हमारे साथ वही करेंगे जो हमने ज्यूस के साथ किया। हेलमेट उस समय इस बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और वो सो जाता है। अगले दिन उस बच्चे के फादर पूरी फैमिली के साथ जंगल में जाते हैं और पिकनिक मनाते हैं, लेकिन इसके बाद हेलमेट के फादर खुद को अपने ही ऑफिस में गोली मार लेते हैं, जिसके बाद हेलमेट उनकी यूनिफॉर्म को फैमिली फायर प्लेस पर जलता हुआ देखता है। इस इंसिडेंट के बाद हेलमेट को वही रात वाली बात याद आती है और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि अगले 9 साल तक खाना भी नहीं खाता, केवल इस डर से कि उसकी माँ कहीं खाने में उसे जहर ना दे दे। अभी हमने आपको जो स्टोरी सुनाई वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद बहुत से जर्मन लोगों की मेंटेलिटी थी। स्टोरी में हेलमेट एक रैंडम जर्मन बॉय है जिसके फादर हिटलर के सपोर्टर थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद डरे हुए थे। और उस समय ये डर केवल उनके अंदर नहीं था बल्कि हिटलर के हर सपोर्टर के अंदर था, जिन्होंने हिटलर के कारण युद्ध लड़ा और वह हार गए और डर डर के जिए और कई हेलमेट के पिता की तरह मारे गए। हिटलर न केवल उनकी मौत का कारण रहा बल्कि करोड़ों लोगों की मौत का कारण बना। इसने इतिहास के सबसे बड़े जीनोसाइड करवाए। इसने ऐसे ऐसे कैंप्स बनवाए जहां बच्चे, बूढ़े और बड़े सबको गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। हिटलर ने दुनिया में अपनी ऐसी तानाशाही दिखाई कि आज भी लोग किसी भी तानाशाह को या सख्त इंसान को देखने के बाद हिटलर से कंपेयर करते हैं, लेकिन हमारे मानने में शायद ही इस दुनिया में कोई होगा जिसे हम हिटलर से कंपेयर कर सके, क्योंकि इसने जो क्राइम किए उसने मानवता को शर्मसार किया। हिटलर के समय पर जो सिचुएशंस थी वो केवल हम लोग पढ़ सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते और ना ही कभी महसूस करना चाहेंगे। लेकिन कहते हैं हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हिटलर की कहानी के भी 2 पहलू हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए हिटलर एक क्रूर तानाशाह था, कुछ लोगों के लिए हिटलर एक ग्रेट लीडर भी था। हिटलर एक ऐसा लीडर था जो केवल अपनी स्पीचेस के थ्रू लोगों के अंदर एक आग पैदा कर देता था। वो लोगों को इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट करने में काफी माहिर था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ऐसा ही था, बल्कि हिटलर तो बचपन में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था या प्रीस्ट बनना चाहता था। तो कौन सी वो घटना थी जिसने हिटलर को एक आर्टिस्ट या प्रीस्ट से हटाकर एक क्रूर तानाशाह बना दिया? 20 अप्रैल 1899 को ब्रूनो एमिन नाम की जगह पर हिटलर का जन्म हुआ। ये जगह जर्मनी के बॉर्डर से लगी हुई है। हिटलर ने अलोय हिटलर और क्लेरा पॉजिल के घर जन्म लिया, जिन्होंने इसका नाम अडोल्फ हिटलर रखा। ये अपने परिवार का 4था बच्चा था। हिटलर को अपने परिवार में बड़े ही प्यार से रखा जाता था, स्पेशली हिटलर की माँ। हिटलर की माँ इस पर अपनी जान देती थी, क्योंकि हिटलर से पहले उनके जितने भी बच्चे हुए थे वो किसी न किसी वजह से ज्यादा दिन जी नहीं पाए। हिटलर का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था और उसे स्कूल और डिसिप्लिन लाइफ काफी फिजूल की बातें लगती थी, और यही एक वजह थी जिस वजह से उसकी अपने पिता से भी नहीं बनती थी और उसके पिता कई बार उसे मारा पीटा भी करते थे, जिसकी वजह से हिटलर ने मात्र 8 साल की उम्र में सिंगिंग लेसन्स लेना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो चर्च में गाना गाने लगा। चर्च में जाने के कारण ही वह एक समय पर प्रीस्ट भी बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि इसी समय हिटलर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो अपने छोटे भाई एडमिन को खो देता है। एडमिन की मीसल्स, जिसे खसरा रोग भी कहते हैं, उसकी वजह से डेथ हो गई थी, जिसका हिटलर के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा। वो अपने भाई को हमेशा याद करता था और वो धीरे धीरे एक ऐसा लड़का बन जाता है जो केवल खुद में ही रहना पसंद करता है। और इस इंसिडेंट के बाद वो अपने फादर और टीचर्स के साथ काफी बुरा बर्ताव करता है। उसने स्कूल में भी काफी गंदा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। हालांकि समय के साथ हिटलर का इंटरेस्ट भी चेंज हुआ और अब वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, जिसके लिए उसने 2 बार आर्ट स्कूल में भी अप्लाई किया, लेकिन दोनों बार उसे वहां से रिजेक्शन मिला।
इसी समय हिटलर एक ऐसा इंसान बनता जा रहा था जिसका इंटरेस्ट जर्मन हिस्ट्री और जर्मन पीपल में था। वो बेशक ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, लेकिन उसका मन जर्मनी की ओर ही भागता था। हिटलर बचपन से ही जर्मनी का नेशनल सॉन्ग गाता था, वहाँ के बारे में पढ़ता था, वहाँ के लोगों से इन्फ्लुएंस होता था। हिटलर की भाई की मौत के 3 साल बाद उसके फादर की भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद हिटलर को उसकी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंसेस की वजह से स्कूल से भी बाहर निकाल दिया जाता है। अब हिटलर के पास कोई भी फ्यूचर प्लान्स नहीं थे, इवन उसका घर भी ऑर्फन्स बेनिफिट से चलता था। ऊपर से हिटलर की मॉम की तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी। हिटलर इन सब चीजों से काफी परेशान था कि अचानक एक दिन उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। 21 दिसंबर 1907 को हिटलर अपनी मां को भी खो देता है, जिसके बाद वो पूरी तरह अकेला हो जाता है और अनाथ हो जाता है। उसके पास खाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जिसकी वजह से हिटलर ने लेबर का काम भी किया, पेंटिंग्स बनाए और उन्हें बेचा। कुल मिलाकर जीवन जीने के लिए जो किया जा सकता था उसने वो सब किया। इस तरह हिटलर एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने लगा था। और इसी समय हिटलर का सामना मेयर कार्ल लूकट से हुआ, जो अपनी रेसिस्ट सोच और जर्मन के प्रति लगाव के लिए जाने जाते थे। और यही नहीं, हिटलर उस समय मारिया हिल डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था, जहां जर्मन नेशनलिज्म हर दूसरे इंसान में देखने को मिलता था, जिसके कारण हिटलर को जर्मनी और पॉलिटिक्स दोनों में काफी इंटरेस्ट आने लगा। वो मेयर कार्ल लूगल से भी काफी प्रभावित था, जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता और हर पॉलिटिकल न्यूज से अपडेट रहने लगा। उसके मन में इस समय तक ज्यूज के प्रति कोई नफरत नहीं थी। हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 से पहले तक ज्यूज के साथ अपनी पेंटिंग्स बिजनेस में डीलिंग भी करता था, लेकिन हिटलर के माइंड पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने काफी बुरा असर डाला। हिटलर ने जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में सुना, वो जर्मनी शिफ्ट हो गया। उसने आर्मी में जाने का फैसला लिया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सोल्जर की तरह काम किया, जहां पहले वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता था, पर देखते ही देखते वो जर्मन फोर्सेस में एक पॉपुलर फेस बन गया और उसने कई जंग लड़ी, जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ यिप्रा, बैटल ऑफ सोरेस, बैटल ऑफ एरेस एंड द बैटल ऑफ पैसेंडेलिया भी शामिल थे। इन सभी लड़ाइयों में से बैटल ऑफ सोमे में हिटलर घायल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, जिसके कारण उसकी ब्रेवरी को सल्यूट किया गया और उसे आयरन क्रॉस से भी सम्मानित किया गया। हालांकि वॉर के बाद हिटलर लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। हिटलर को काफी मेजर इंजरीज आई थी और वॉर के एंड तक हिटलर के अंदर जर्मन नेशनलिज्म साफ वॉर हारने का दुख हिटलर को ले बैठा और मन ही मन वो सिविलियन लीडर्स के लिए अपने मन में नफरत पैदा करने लगा और उसे ऐसा लगता था कि वॉर में जर्मनी की पीठ में लोगों ने पीछे से छुरा घोंपा है। इन्होंने वॉर को खत्म किया और जर्मनी से ऐसे ट्रीटीज पर साइन करवाया जिसकी वजह से जर्मनी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। और हिटलर ने यहीं से अपने मन में एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया, जो बाद में नाजिज्म के नाम से जानी गई। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों की जीत हुई और जर्मनी हार गया। जर्मन्स हार चुके थे, लेकिन पश्चिमी खेमा बहुत ही अच्छे से जानता था कि अपमानित हो चुके जर्मन लोग बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए मित्र देशों ने बड़ी ही चालाकी से एक शांति संधि तैयार करी। अगले साल जून के महीने में यानी जून 1919 में फ्रांस की राजधानी पेरिस से कुछ किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित पैलेस ऑफ वर्साय में मित्र देश और उसके साथियों और जर्मनी की बैठक बुलाई गई और एक तथा कथित शांति समझौते पर इन सभी देशों ने दस्तखत किए। वर्साय की संधि जनवरी 1920 से लागू होगी और नीचे लिखी गई शर्तें जर्मनी को माननी ही होंगी। और शर्तों में कुछ ऐसा था कि हिटलर सहित सभी जर्मनों को बेइज्जती महसूस होने लगी, और हो भी क्यों ना, शर्तों में कुछ था ही ऐसा। जर्मन सेना अब 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकती थी। शर्त थी कि मित्र राष्ट्रों को युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ उन सब की भरपाई जर्मनी करेगा, और ये अमाउंट करीब 6.6 बिलियन
पाउंड का, क्योंकि युद्ध के दरमियान जर्मनी ने फ्रांस के लोहे और कोयले का खूब इस्तेमाल किया, इसलिए कोयले से भरे जर्मनी के सर क्षेत्र पर अगले 15 सालों तक फ्रांस का कब्जा रहेगा। संधि के तहत जर्मनी के अधिकार वाले देशों को मित्र राष्ट्र के अधीन कर दिया गया और प्रशांत महासागर में मौजूद जर्मनी के अधिकार वाले तमाम द्वीपों को भी मित्र राष्ट्रों को दे दिया गया। अफ्रीका में मौजूद उनके उपनिवेशों को उनसे छीन लिया गया ताकि आर्थिक मोर्चे पर वो पस्त हो जाएं। एक और निष्कृष्ट शर्त ये रखी गई जिसे सुनते ही वाकई अंदर से भेदभाव की भावना आती है कि विश्व युद्ध के लिए केवल और केवल जर्मनी जिम्मेदार है। ऐसे में लाजमी था कि जर्मन अपमानित महसूस करेंगे। वर्साई की अपमानजनक संधि हिटलर को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसलिए लंबा बदला लेने के लिए उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी के जरिए यानी कि नाजी पार्टी के जरिए लोगों को लामबंद करने की योजना बना ली और जिसमें वो कामयाब भी रहा। अगले कुछ सालों में जर्मन लोगों में संधि का बदला लेने के लिए राष्ट्रवाद की भावना चरम पर पहुंच चुकी थी और इसका परिणाम ये हुआ कि करीब 20 सालों बाद यानी 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। यूरोप में जो चिंगारी सालों से सुलग रही थी उसे दूसरे विश्व युद्ध की आग में बदल दिया। इसीलिए कहा जाता है वर्साई की संधि एक युद्ध विराम न होकर 2 युद्धों के बीच का विराम थी। ये तो रही वर्साई की संधि की बात। चलिए अब हम लौटते हैं दोबारा हिटलर के ऊपर। हिटलर की नाजी पार्टी के ज्यादातर जो कार्यकर्ता थे वो वर्कर क्लास और लेबर क्लास के लोग थे। ये हिटलर के भाषणों से उत्तेजित थे और इनके मन में ये बात डाल दी गई थी कि जर्मनी में सिर्फ एक नस्ल होनी चाहिए और वो है सिर्फ आर्य, ना कोई यहूदी ना कोई साम्यवादी। हिटलर अपने ओजस्वी भाषणों से पूंजीवाद और मार्क्सवाद विरोधियों को एक करके और यहूदियों के खिलाफ जहर फूंक कर न्यू जर्मन ऑर्डर बनाना चाहता। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं होगी बल्कि सबके अधिकारवादी राज्य के लिए खत्म कर दिए जाएंगे। यूरोप के सबसे ज्यादा तेजी से मजबूत होते नाजी दल का मकसद अब सरकार को हटाना था। हिटलर के भाषणों से यह साफ हो चुका था कि अब वो तानाशाही की तरफ बढ़ चुका है। वो यहूदियों से बहुत नफरत करता था। उसने पूरे दुनिया में ये मैसेज फैलाया कि वाइमर गणतंत्र की आज जो हालत है उसके लिए साम्यवादी और यहूदी ही जिम्मेदार हैं। उसने एक झूठ को लोगों के बीच में इतनी सफाई से फैलाया कि यहूदी भविष्य में हमारे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। यहूदियों के लिए हिटलर के मन में इतनी नफरत क्यों थी? सवाल का जवाब हम इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में देंगे। दोस्तों, हिटलर को उसके भाषणों में जनता से जिस तरह की हुंकार भरी प्रतिक्रिया मिलती थी उससे वो समझ चुका था कि अब वक्त आ चुका है कि वह जर्मनी पर शासन करे और नाजी पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि इसके पास अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी हो। इस फोर्स को स्टर्मटैटलन कहा जाता था जिसका मतलब होता है स्टॉर्म ट्रूपर्स। इसमें ज्यादातर वो लोग शामिल थे जो या तो बेरोजगार थे या तत्कालीन सरकार से त्रस्त थे या वे लोग जो पहले विश्व युद्ध में हार की वजह से मुंह की खाई बैठे। 1923 तक इस नाजी पार्टी में 15,000 से ज्यादा विद्रोही शामिल हो चुके थे। इनके पास आधुनिक हथियारों का अपना एक जाखिरा था। अब तक की कहानी से आपको ऐसा नहीं लगता कि हिटलर का नाजी दल अब एक राजनीतिक दल न रहकर एक विद्रोही गुट की तरह दिखने लग गया था? दरअसल हिटलर को भी यही लगने लगा था। क्यों ना तख्ता पलट कर दिया जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। हिटलर ने पहले विश्व युद्ध में जनरल रहे जनरल एरिच लुंडरॉच के साथ मिलकर एक योजना बनाई और स्थानीय बवेरिया सरकार को गिराने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। पूरी घटना को इतिहास में हम बियर हॉल पुच के नाम से जानते हैं। इस तख्ता पलट की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया और इस कोशिश के बाद हिटलर को न केवल पार्टी स्तर पर नुकसान हुआ बल्कि उसे 5 साल की सजा भी सुना दी गई। लेकिन हिटलर का राजनीतिक रसूख इतना बढ़ चुका था कि उसे महज 9 महीने तक ही एक बंदी के तौर पर बिताने पड़े। 9 महीने भी वो शांत नहीं रहा। उसने वहां पर एक किताब लिखी। हिटलर की इस पॉलिटिकल बायोग्राफी का नाम है मीन कैंप, जिसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। हालांकि इस किताब का यह पहला अंश ही था जिसे 1925 में पहली बार पब्लिश किया गया। कहते हैं कि चैंपियंस वह होते हैं जो आपदा को अवसर में बदल देते हैं। हिटलर ने भी कुछ ऐसा ही किया। हिटलर जानता था जेल की सजा उसके लिए एक मौका है। बाहर वो उन सभी लोगों की नजरों में हीरो बन चुका है जो सरकार से परेशान थे। ऐसे लोग जो कम्युनिस्ट यहूदियों के खिलाफ लामबंद हो चुके थे।
और हिटलर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते थे। हिटलर के पास जर्मन का मोरल और इमोशनल सपोर्ट था। वो जहनी तौर पर इस बात से तैयार था कि वो जनता तक अगर इस समय अपने विचारों को पहुंचाना चाहे तो ये उसके लिए बहुत ही आसान होगा। उसने जेल में लिखी अपनी बायोग्राफी में नाजियों को सर्वोपरि मानने और यहूदियों को दुश्मन मानने जैसी बातें लिखी। उसने सीधे सीधे लिखा कि यहूदी जैसी अशुद्ध नस्ल को बाहर फेंकने का वक्त आ गया है। उसने पूर्व में जर्मनी के विस्तार का विचार रखा, जिसमें शामिल देश थे पोलैंड, रशिया। हिटलर की लिखी किताब मीन कैंप को पढ़ने के बाद न केवल जर्मनी बल्कि दुनिया भर में उसके चाहने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी। 1925 में नाजी पार्टी की सदस्यता बढ़कर 25,000 हो चुकी थी और 1929 आते आते ये सदस्यों की संख्या करीब 2 लाख हो गई थी। वक्त भी मानो नाजियों का साथ दे रहा था। पहले विश्व युद्ध के त्रासदी के चलते जर्मनी दूसरे दशक में आर्थिक संकट झेल रहा था। लाखों लोग अपना रोजगार खो चुके थे। इधर 1929 की महामंदी की चपेट में आने के बाद जर्मनी जो थोड़ा उधारों के सहारे चल पा रहा था वो भी खत्म हो चुका था। सरकार के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी बढ़ रही थी और उसी के साथ हिटलर का कद भी बढ़ता जा रहा था। हिटलर के बढ़ते कद का प्रभाव आम चुनाव में साबित हो गया। नतीजा ये हुआ कि 1928 में जिस नाजी पार्टी को महज 80,000 वोट मिले थे, 1932 में हिटलर की इस नाजी पार्टी को 1,40,00,000 वोट मिले। आम चुनावों में नाजी पार्टी एक बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई। उसे लगभग 37% वोट मिले, जिसके दम पर राइक्सटाग में वो 230 सदस्यों को लेकर पहुंचा। राइक्सटाग जर्मनी की जानी मानी इमारत है जहां पर निचले सदन की बैठक होती है। उस समय इस दल में 608 सदस्य हिस्सा लेते थे, जिसमें से 230 सदस्य केवल नाजी दल की तरफ से जीत कर आए थे। इन चुनावी नतीजों के बाद ही हिटलर के हुक्मरान बनने का सफर चालू हो गया और शुरू हो गया वो अध्याय जिसकी वजह से हिटलर को आज भी पूरी दुनिया इतिहास का सबसे दुर्दांत तानाशाह मानती। अपने 13 साल के पूरे करियर में हिटलर के दिमाग पर सत्ता का बुखार ऐसा चढ़ा कि उसने एक के बाद एक हत्याकांडों को अंजाम दिया। फिर चाहे वो द नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स की घटना हो या फिर हॉलोकास्ट की ऐतिहासिक घटना। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी आखिरकार हिटलर के अड़ियलपन से ही हुई थी। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही मैं इस चैनल पे लेकर आऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा उसके मन में यहूदियों के प्रति इतनी नफरत क्यों थी, क्यों उसने गैस चैम्बर्स में भर भर के लोगों को मारा, इतना क्रूर कोई कैसे हो सकता है। ये सभी घटनाएं कैसे एक पेंटर बना एक तानाशाह, और बहुत सी हिटलर के जीवन से जुड़ी वो घटनाएं जिनके बारे में आपको कहीं नहीं पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड घंटी वाला बटन भी दबा दें एंड कमेंट में मुझे अपने ओपिनियन बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।